आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात तब की है जब शहर और गांव में बहुत फर्क होता था। जहां शहरी इलाकों में पक्की सड़कें बननी शुरू हो गई थी, वहीं गांव में अभी तक बिजली का भी कोई नामो निशान नहीं था। ये घटना तभी की है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि गांव में रहने वाले मेरे एक दोस्त अनिल की शादी थी। हालांकि अनिल पहले हमारे साथ शहर में ही रहता था, पर उसके पिताजी का देहांत हो जाने के बाद वो गांव चला गया। चूंकि उसके पिताजी गांव के इकलौते जमींदार थे, इसलिए अब अपने पिताजी का काम अनिल ही संभालता है। खैर, अपने जिगरी यार की शादी में मैं ना जाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा मैंने अपना सामान उठाया और स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ ली। चूंकि अनिल का गांव मेरे यहाँ से काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पहुँचने में फ़िलहाल वक्त लगेगा। हालांकि मैंने चिट्ठी लिखकर अनिल को अपने आने की खबर दे दी थी। बदले में उसने ये लिखा था कि वो मेरे स्टेशन से घर आने के लिए एक तांगे वाले को भेज देगा। खैर, तकरीबन 6-7 घंटों के बाद ठीक रात के 9 बजे मैं अनिल के गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन का नाम था वीरानगढ़। जितना अजीब ये नाम था, उससे भी ज्यादा अजीब थी स्टेशन पर फैली खामोशी। पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला मुसाफिर था और मेरे अलावा ट्रेन से भी पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं उतरा था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। घटना कितनी पुरानी है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर दीवार पर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकला तो स्टेशन के बाहर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से इतना अंधेरा फैला हुआ था कि अगर कोई होगा तो भी नहीं दिखेगा। मगर अनिल ने तो चिट्ठी में लिखा था कि वो तांगे वाले को भेज देगा, तो फिर क्यों नहीं भेजा। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़कर खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, अनिल बाबू के घर जाना है। मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक तांगे वाला अपना तांगा लिए खड़ा है। तांगे के सामने सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी में उस तांगे वाले का चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी मैंने कहा, जी अनिल के ही घर जाना है। ये सुनकर तांगे वाले ने हाथ का इशारा करके मुझे तांगे में बैठने के लिए कहा। फिर जैसे ही मैं तांगे में बैठा तो तांगे वाले ने तांगा आगे बढ़ा लिया। गांव के उन कच्चे रास्तों पर ना तो लाइट थी और ना ही कोई इंसान। चारों तरफ से आती झिंगुरों की आवाजें पूरे फिजा में गूंज रही थी। आसमान पर चांद नहीं था। शायद कुछ देर पहले ही यहां पर बारिश हुई थी, क्योंकि जब तांगे का पहिया रास्ते पर फैले कीचड़ में जाता तो एक तरह की आवाज का इजाद होता। पता नहीं वो तांगे वाला तांगा कैसे चला रहा था, क्योंकि मुझे तो लालटेन की मरियल रोशनी में तांगे वाला ही सही से दिख नहीं रहा था। उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण अभी मैं तांगे पर बैठकर उछल ही रहा था कि तभी तांगे वाले ने पूछा, क्या नाम है आपका? तो मैंने जवाब दिया, जी अनिरुद्ध नाम है मेरा। और आपका? इस पर तांगे वाला बोला, मेरा नाम रविधर है। यहाँ के लोग मुझे रॉबिन बुलाते हैं। तांगे वाले की बातों को सुनकर अब तक मैं ये तो समझ ही गया था कि ये आदमी पूरे रास्ते मुझे बोर नहीं होने देगा। इससे पहले कि मैं बातचीत आगे बढ़ाता, तभी रविधर ने कहा, आप भूतों पर विश्वास करते हैं? रविधर के मुंह से अचानक ये सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया और बोला,
नहीं, पर आपने ऐसा अचानक क्यों पूछा? तो रविधर बोला, बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझे पता था आप शहर के लोग ना इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर मैंने रविधर से पूछा, आप विश्वास करते हैं भूतों पर? इस पर रविधर बोला, जी पूरा विश्वास करता हूँ, और अगर आप चाहें तो दिखा भी सकता हूँ। हालांकि इस बात में दम तो नहीं था, मगर जिस हिसाब से रविधर ने यह बात कही थी उसकी आवाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया, मतलब भूत देखने के लिए राजी हो गया। जिस पर रविधर ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां एक बरगद का बड़ा सा पेड़ होगा, वहीं पर आपको भूत दिखेगा। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मगर फिर भी रविधर की बात रखने के लिए मैं तैयार हो गया। उबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए कुछ देर के बाद रविधर ने तांगा रोका और कहा, साहब हम लोग उसी बरगद के पेड़ के नीचे हैं, आइए नीचे उतरिए, अगर भूत देखना है तो। रविधर के कहने पर मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा। वो बरगद का पेड़ काफी बड़ा और पुराना लग रहा था। कम से कम वो पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना रहा होगा। खैर, मैं उस बरगद के पेड़ पर किसी भूत को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भूत वगैरह ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तभी रविधर बोला, साहब वो देखिए, उस पेड़ के सबसे ऊपर पर कोई बैठा है ना। रविधर के बताए मुताबिक मैंने उस पेड़ में सबसे ऊपर देखने की कोशिश की, मगर मुझे वहां घने अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। मैं समझ गया कि ये रविधर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मैंने उससे कहा, हाँ भाई देख लिया भूत, अब चलो जल्दी। इतना बोलकर मैं वापस से तांगे में चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही रविधर ने तांगा आगे बढ़ा लिया। तभी तांगा चलाते हुए रविधर बोला, साहब वो भूत सबको नहीं दिखते, और जिंदा लोगों को तो खासकर नहीं दिखते। रविधर की बात कुछ अजीब तो थी, मगर उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। आसमान की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। रह रहकर बिजलियां चमक रही थीं और बादल भी गरज रहे थे। किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। स्टेशन से यहां तक के रास्ते में अभी तक मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा था, जो कि बहुत अजीब बात थी। मैंने जब इस बात का जिक्र रविधर से किया तो उसने कहा, साहब इस गांव का जैसा नाम है ना, वैसा ही है ये गांव। अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ के लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अभी हमारा तांगा चल ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश आ गई। हालांकि बारिश की वजह से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं तांगे की छावनी के नीचे था। लेकिन रविधर वो बारिश में भीग रहा था। जिस पर मैंने उससे कहा, अरे आप तो भीग रहे हैं, एक काम करो तांगे को किसी पेड़ के नीचे रोक लो। तो इस पर रविधर बोला, नहीं साहब, इस मौसम में किसी भी पेड़ के नीचे रुकना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा भीग भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। जिसके बाद रविधर बिना रुके तांगा चलाता रहा। रविधर अभी तांगा चला ही रहा था कि तभी मेरी नजर उसी रास्ते के एक किनारे पर पड़े तांगे पर गई। वो तांगा पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज उसके ऊपर गिर गई होगी। इससे पहले कि मैं उस टूटे फूटे तांगे के बारे में रविधर से पूछता, तभी रविधर बोला, देखा साहब, मैं इसलिए पेड़ के नीचे रुकने से मना कर रहा था। आज शाम को ही हुआ यह सब। बेचारे की कोई गलती नहीं थी, वो तो चुपचाप वहां तांगा लेकर खड़ा था। इस पर मैंने कहा, सुनकर बहुत दुख हुआ। आप जानते थे इनको? तो रविधर बोला, जानता था। और कुछ देर चलने के बाद तांगा एक बड़े से घर के बाहर रुका। मैं समझ गया
कि यही अनिल का घर होगा, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि वो किसी जमींदार का घर है। तभी मैंने रविधर से पूछा, तो यही है अनिल का घर? इस पर रविधर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रविधर से हाँ का इशारा पाते ही मैं तुरंत तांगे से नीचे उतरा। चूंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी, इसलिए मैं दौड़कर घर में घुस गया। घर में घुसते ही मैंने देखा कि अनिल दरवाजे के सामने ही बैठा है। अनिल ने मुझे देखा, मगर मुझे देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी आनी चाहिए थी, वो खुशी मुझे कहीं नहीं दिखी। तभी अनिल मुझसे बोला, भाई आ गया तू? पर तू आया कैसे? एक बहुत बड़ा मसला हो गया यार। मैं जिस रविधर काका को तुझे लेने के लिए स्टेशन भेजने वाला था, उनकी मौत हो गई है। रास्ते में ही उनके टांगे के ऊपर एक पेड़ गिर गया और उनकी मौत हो गई। अनिल से ये सुनकर मैं उसे बिना कोई जवाब दिए सीधे बाहर की ओर भागा, मगर वहां ना तो रविधर था और ना ही उसका तांगा। मैं समझ गया कि वो तांगा जो मैंने सड़क किनारे देखा था, वो किसी और का नहीं बल्कि रविधर का था। और रविधर को उस बरगद के पेड़ वाले भूत इसलिए दिख रहे थे क्योंकि रविधर जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ था, और शायद इसीलिए वो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे नहीं छिप रहा था, क्योंकि उसे मेरी जान की परवाह थी। उस दिन के बाद से रविधर मुझे कभी नहीं दिखा और ना ही वीरानगढ़ गांव में किसी और ने उसे देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।